गुड मॉर्निंग मित्रों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर फिर से। तो जैसा कि मैंने बताया था कि एक वीडियो शाम एक वीडियो सवेरे दूंगा, तो कोशिश मेरी जारी है। तो आप लोग भी इस वीडियो को अधिक से अधिक देखिएगा। और अगर ठीक ठाक लग रहा है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और जो भी नए सब्सक्राइबर है तो उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले वो 23 वीडियो को ज़रूर देखिए, जिनका भी 12 तारीख को पेपर है और आने वाले मार्च में भी पेपर है। तो ठीक है, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज 24वां एपिसोड होगा। ये प्रश्न देखेगा, यहाँ से आगे भी प्रश्न बनेंगे। जिस दिन आप 12 को पेपर दे के आएंगे उसके ठीक शाम को देखेगा एक बार कितने प्रश्न यहाँ से फंसते हैं। ठीक, तो अधिक से अधिक मेहनत करिए। और आप लोगों का एडमिट कार्ड कल जारी कर दिया गया है आयोग के द्वारा, तो एक बार एडमिट कार्ड देखिए, अपना सेंटर देखिए। ठीक है, और वही उसी डिस्ट्रिक्ट में है आप लोगों का सेंटर, बस थोड़ा सा इधर उधर कर दिया स्कूल बस। तो आज का सेशन का पहला प्रश्न है, भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा सेलों का निर्माण हुआ है। तो किसके कारण हुआ है? तो क्रिटेशियस युग में हुआ था, याद रखेंगे आप। ठीक है, अगला प्रश्न, 1946 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में सम्मिलित प्रथम भारतीय कौन थे? तो यहाँ पर याद रखना है 1946 में तो श्रीमती हंसा मेहता जी थी, याद रखेंगे। सेशन का अगला प्रश्न है, स्टार्ट वन एवं स्टार्ट टू संधियां हस्ताक्षरित की गई थी। तो ये अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य हुई थी। ओके, अगला प्रश्न, भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम भारत में आता है 12 अक्टूबर 1993, जबकि लागू कब होता है ये अच्छे से 94 से होता है। ठीक है, याद रखेंगे। ओके, आप, और अगर आपको ऐसा सवाल बना आपके लिए कि बताइए मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो आप लिखेंगे भाई अरुण कुमार मिश्रा। ठीक है, ये कई बार पूछा जा चुका है, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बताइए। तो अरुण कुमार मिश्रा जी है वर्तमान भारत देश के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। ओके, अगला प्रश्न जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे आईएमएफ कहते हैं आप, किस समझौते के अंतर्गत हुई थी इसकी स्थापना? सॉरी, तो ब्रिटेन वुड्स समझौते के तहत आईएमएफ की स्थापना की जाती है। और ब्रिटेन वुड्स समझौता आप लोगों का जुलाई 1944 में, ठीक है, जुलाई 1944 में, तब जाकर के आईएमएफ की स्थापना 1945 में, याद रखेंगे। ठीक है, और आप लोगों से यह भी पूछा जा सकता है कि आईएमएफ में वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं? तो 190। और आईएमएफ का जो मुख्यालय है तो ये है वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका। और जो आईएमएफ के वर्तमान अध्यक्ष है ये आपका है जॉर्जिवा। ठीक है, क्रिस्टालिना क्रिस्टालिना जार्जिवा। ठीक है, या जॉर्जिवा, ठीक है, क्रिस्टालिना जार्जिवा। ठीक है, इसे याद रखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन जिसे आप सार्क कहते हैं, इसकी स्थापना। तो सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 में की जाती है, ढाका में। कहाँ की जाती है? ढाका में। और अगर यहाँ पर सवाल ऐसा बनेगा कि बताइए सार्क का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है काठमांडू में। कहाँ है? काठमांडू में है। ठीक है, और काठमांडू कहाँ है? नेपाल में है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दक्षिण एशियाई तो बात हो रही है, दक्षिण एशियाई की। जब आप एशिया महाद्वीप पढ़ते होंगे ना इस वाले रीजन पे, तो यहाँ पर है आपका अपना प्यारा देश भारत। ठीक है, तो इस वाले रीजन की बात हो रही है, जो ये मध्य एशिया नहीं है, इससे ये वाले रीजन की बात हो रही है। ठीक है, इसको बोलते हैं दक्षिण एशियाई। ठीक, तो देखिए यहाँ पर आपको याद रखने हैं, सार्क में कुल 8 देश है। कितने देश है? 8 देश। ठीक है, और सबसे पहला देश आपको यहाँ से देखने हैं, देखो भारत के दक्षिण दक्षिण में जाना है, यहाँ पर आपको मालदीव मिलेगी। कौन सी द्वीप मिलेगी? मालदीव। तो कौन सा देश? मालदीव। सबसे पहला नाम याद रखना है, मालदीव। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आना है आपको, यहाँ पर मिलेगी आपको श्रीलंका। कौन सी मिलेगी? श्रीलंका। तो दूसरा देश कौन सा हुआ? श्रीलंका। अब आइए यहाँ से भारत के पड़ोसी देश पर आइए। अब कहाँ पर आना है आपको? पड़ोसी देश पर आना है। तो यहाँ पर भारत के पड़ोसी देश, एक अफगानिस्तान हुआ, एक पाकिस्तान, मतलब एक अफगानिस्तान एक पाकिस्तान। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 हो गए। ठीक है, मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ठीक है, अब देखिए इसके बाद इधर को आइए, भारत के इस साइड वाले रीजन पर आने, इस वाले रीजन पे। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे नेपाल। किसको देखते हैं? नेपाल। ठीक है, नेपाल हो गया। और इसके बाद आपको देखना है नेपाल के बगल में भूटान होगा, यहाँ पर, यहीं पर भूटान। ठीक है, तो यहाँ पर है भूटान। कौन सा है?
भूटान। तो 1 2 3 4 5 6 भूटान हो गया। अब वहीं पर आपको इधर को आना है, एक इधर आप इधर इधर आइए और आपको मिलेगा एक यहाँ इस वाले रीजन में, पश्चिम बंगाल की ये वाले रीजन में बांग्लादेश। कौन सा मिलेगा? बांग्लादेश। तो कितने हुए गिनिए, जो गिनिए दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7। अब आठवां कौन सा देश? अपना प्यारा देश भारत। तो भारत, ठीक है। इसमें कौन सा देश नहीं है? चाइना नहीं है, म्यांमार नहीं है, याद रखेंगे, ठीक। तो आप इसको एक बार अच्छे से रिवाइज करिएगा, ठीक है। पड़ोसी देश है, अच्छे से याद करिएगा, हाँ। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, राज्य विधानसभा निम्नलिखित में से किन किन निर्वाचन में भाग लेती है? तो भारत के राष्ट्रपति में तो बिल्कुल लेती है, बिल्कुल। और यहाँ पर जो आप लोगों का है इसके बाद राज्यसभा के सदस्यों के बिल्कुल राज्य विधानसभा सदस्य बिल्कुल लेते हैं इसमें भी, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर राज्य विधानसभा के सदस्यों के, बिल्कुल दोस्तों, ये आपका सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, जो यहाँ पर हमें समझना है। तो विधानसभा, विधानसभा में जो न्यूनतम सदस्य संख्या हो सकते हैं वो 60 हो सकते हैं। न्यूनतम विधानसभा सदस्य, हाँ, एक राज्य में न्यूनतम विधानसभा सदस्य 60, अधिकतम विधानसभा सदस्य हो सकते हैं एक राज्य में 500, ठीक है। आपको अच्छे से याद रखना है। विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो विधानसभा का कार्यकाल आप लोग को याद रखना है 5 वर्ष, इससे पहले भी खत्म हो सकता है, वो चीज़ें फिर बात की बात है। तो ओवरऑल विधानसभा का कार्यकाल मतलब एक विधायक जब विधायक बनता है तो उसका कार्यकाल बेसिकली 5 वर्ष। आर्टिकल विधानसभा का आपको याद रखना है कहाँ पर है उल्लिखित, 170 में, ठीक है। तो भाग 6 में आप लोग पढ़ते होंगे विधानसभा के बारे में अच्छे से, ठीक है। तो आइए अगले प्रश्न पर हम लोग जाते हैं। अवरोही क्रम में, मतलब आपको क्या करना है, अवरोही क्रम में इसको लगाना है। तो मतलब घटते हुए क्रम में हमें इसको सही करना है, ठीक। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट हो जाएगा सबसे पहले उत्तराखंड तो बहुत कम है भाई, तो छत्तीसगढ़ हम सबसे पहले देखते हैं, क्या देखते हैं, छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्रफल है तो ये 1,35,000 के समथिंग है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्रफल है वो 1,35,000 192 से 192 वर्ग किलोमीटर होगा, देख लीजिएगा, हाँ। इतना भी याद रखिएगा, 1,35,000 के आसपास, ठीक है। और छत्तीसगढ़ कब बना था, मैंने आप लोगों को कई बार बता दिया कि उत्तराखंड के साथ बनता है, मतलब उसी महीने में 1 नवंबर 2000, और याद रखना उसी ईयर में, ठीक है। अब झारखंड, झारखंड का जो क्षेत्रफल है दोस्तों ये है 79, याद रखना है, मतलब 7,97,000, मतलब 7 लाख सॉरी सॉरी 79,000, ठीक है, याद रखना है 79,000, ठीक है, 79,000 के समथिंग है, ठीक है। और जो झारखंड जिला झारखंड राज्य बनता है, आपको मैंने बताया था ये भी उत्तराखंड के साथ साथ, बस आपको 15 नवंबर याद रखना है, 2000 सेम हो जाएगा, ठीक है। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश का जो क्षेत्रफल है ये 55,673 वर्ग किलोमीटर है, 55,673 वर्ग किलोमीटर है। और हिमाचल प्रदेश कब बनता है राज्य भाई, आप लोगों को आ गया होगा, 25 जनवरी, मैं पहले भी समझा चुका हूँ, 25 जनवरी 1971 में हिमाचल प्रदेश क्या बनता है, राज्य बनता है। कब? 25 जनवरी 1971 में। तो उत्तराखंड आप लोग को अच्छे से आता ही है, तो उत्तराखंड आप लोग खुद ही याद करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। 1,35,000, 79, 55, 53, ठीक है। कब बना? 1 नवंबर 2000, ठीक है, 15 नवंबर, 25 जनवरी 1971, ठीक है, 9 नवंबर 2000। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती है, कह रही है, ठीक है। गोमती, घाघरा, कोसी ये तो मिलते हैं बाएं से, सोन नदी और यमुना नदी आपके दाएं से मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है सबसे पहले सोन, सोन मध्य प्रदेश से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के एक जगह है, आप लोग को याद रखना है, या फिर एक पहाड़ी याद रखना है, अमरकंटक, अमरकंटक, ठीक है। तो अमरकंटक से निकलती है, याद रखिएगा। और ये मिलती कहाँ है फिर सोन नदी गंगा में? तो ये बिहार के पटना में मिलती है। कहाँ पे मिलती है? बिहार के पटना नामक जगह पे, याद रखेंगे, ठीक है। मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद जरूर रखिएगा, इसको आपको याद रखना ही पड़ेगा आपको अच्छे से। दोस्तों थोड़ा सा स्क्रीन हो गया था। अगला प्रश्न है आप लोगों का, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? तो ये संसद द्वारा विधि बनाकर सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार बढ़ाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है?
तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से आप लोग का दोस्तों लोकसभा के प्रति क्या रहता है, उत्तरदायी रहता है। ठीक है, आपको यह बात अच्छे से याद रखना है। वहीं लोकसभा का उल्लेख आर्टिकल 81 में भी है और वह आर्टिकल 331 में भी आपका लोकसभा का उल्लेख मिलता है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। ठीक, वहीं अगर सवाल आप लोगों से ये बनेगा कि बताइए पहला सत्र कब चला था लोकसभा का, तो 13 मई 1952 में पहला सत्र चला था लोकसभा का। ठीक है, आपको मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ। तो वहीं वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला जी है। कौन है, ओम बिरला जी वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष है। ये इसे आप अच्छे से याद करिएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, और यहाँ पर जो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। तो किसको भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो आपका आर्टिकल 32 में है, उसे आपका भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा है, भारतीय संविधान की आत्मा। ठीक है, वही फंडामेंटल राइट आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको। देखिएगा पटवारी में 1 नंबर यहाँ से 1 या 2 नंबर फिर से फंसाएगा, 12 से 35 है। आपको 12 से लेकर के 35 प्रत्येक आर्टिकल को बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, और बहुत अच्छे से याद भी कर लीजिएगा। वही मौलिक अधिकार राज्य के नीति निर्देशक भाग 4 में है, 36 से 51 तक इसका उल्लेख है। ठीक है, उद्देशिका जिसे आप प्रस्तावना भी कहते हैं, पंडित नेहरू जी की दिमाग की उपज है, ये याद रखिएगा। ठीक, तो अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से किसकी देखरेख में कार्य करता है, तो ये लोकसभा अध्यक्ष के निर्देशन में कार्य करता है। ओके, अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल नहीं करता है। ठीक है, ये कह रहा है किसकी नियुक्ति, ठीक है, किसकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल नहीं करता है। मुख्यमंत्री, संघ लोक सेवा आयोग और सदस्य राज्य के महान्यायवादी। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। ठीक है, ये इसकी नियुक्ति नहीं करता है। तो किसकी नियुक्ति नहीं, कौन करता है भाई, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। उससे पहले एक बार सुन लीजिए, उच्च न्यायालय, ठीक है, आपको याद रखना है कि 2 या 2 से अधिक, ठीक है, 2 या 2 से अधिक या फिर उच्च न्यायालय का प्रावधान कहाँ है, आर्टिकल 216 में है, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, और एक चीज़ और बता देता हूँ मैं यहाँ पर आप लोगों को, हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश एवं जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसे आप जरूर याद रखिएगा। क्या बोला मैंने, जो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, एवं उनके उसके अंतर्गत जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करते हैं भाई, राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। अब आपने कभी सुना होगा कि जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति किसकी सलाह लेता है, जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय राज्य का, हाँ, राज्य का मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति, ठीक है दोस्तों सुन लीजिए, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल से, ठीक है, संबंधित राज्य के राज्यपाल से क्या लेगा, परामर्श, तब जाकर के उस राज्य की मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। जैसे सोचिए उत्तराखंड का जो मुख्य न्यायाधीश है, ठीक है, उसकी नियुक्ति करनी है, ठीक है, तो जो राष्ट्रपति होगा, ठीक है, भारत देश का, वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेगा। एक सेकंड, संबंधित राज्य के जो राज्यपाल है उनसे भी परामर्श लेगा, तब जा कर के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है राज्य में। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं फिर, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया, तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1946 में। ओके, अगला प्रश्न, भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है, तो संसद 3 स्तंभों से मिलकर बना होता है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, मैंने कई बार इस प्रश्न पर चर्चा किया है। ठीक है, राज्यसभा आपको याद रखने 80, लोकसभा 81, राष्ट्रपति तो खुद जानती हो 53 से याद रखना आपको। ठीक, अगला प्रश्न हम देखते हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला अगला प्रश्न, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, बुलाता कौन है,
राष्ट्रपति, ठीक है। लेकिन अध्यक्षता दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष करता है, ठीक है। आर्टिकल 1118 के तहत लोकसभा अध्यक्षता करता है, याद रखेंगे, ठीक है। लोकसभा का अध्यक्ष संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, लेकिन आर्टिकल 108 के तहत बुलाया जाता है संयुक्त अधिवेशन, ठीक है। सुनिए, राष्ट्रपति आर्टिकल 108 के तहत, ठीक है, संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, ठीक है। और लेकिन संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता करता है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है, आर्टिकल 118 के अनुसार। इसे जरूर याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो जो मुख्य चुनाव आयुक्त का सॉरी कार्यकाल, ये 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो, ठीक है, तो इनका कार्यकाल इतना होता है। और अगर आप लोगों से यह पूछा जाएगा कि बताइए कि जो निर्वाचन आयोग का उल्लेख है भारतीय संविधान में, ये कितने भाग में है? तो भाग 15 में है, ठीक है। और आर्टिकल आपको याद रखने हैं 324 से 329 तक, ठीक है, निर्वाचन आयोग का प्रावधान है, ठीक। और अगर आप लोगों से एक सवाल पूछ जाए कि बताइए निर्वाचन आयोग का प्रॉपर गठन कब होता है, तो 25 जनवरी 1950 में, ठीक है। यह प्रश्न भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, जनहित याचिका जिसे आप पीआईएल कहते हैं कहाँ प्रस्तुत की जा सकती है? तो ये अच्छा प्रश्न है। ये उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय दोनों जगह प्रस्तुत की जा सकती है जनहित याचिका। तो जनहित याचिका जहाँ कि आपको याद रखना है यूएसए से निकला है, ठीक है। और भारत में जो पीआईएल कहते हो या फिर जनहित याचिका कह सकते हो आप, इसके जनक तो पीएन भगवती, मैंने आपको परसों भी बताया था, न्यायमूर्ति न्यायमूर्ति पीएन भगवती, ठीक है दोस्तों। और इनके साथ एक और भी थे, वी आर, ठीक है, वी आर कृष्णा, ये भी न्यायमूर्ति थे, याद रखेंगे, ठीक है। वी आर कृष्णा अय्यर जी थे, ठीक है। और जनहित याचिका 1977 के आसपास आया था भारत में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, उत्तरांचल उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो ये अच्छा प्रश्न है ये भी। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से आपको याद रखना है उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो कौन थे भाई बताइए? शाबाश, आप लोगों ने ढूंढ लिया। ये थे कौन? सुरजीत सिंह बरनाला, ठीक है। और वर्तमान में गुरमीत सिंह, मैंने आपको बता दिया फिर से, ठीक है, गुरमीत। तो 8वें नंबर के थे हैं ये गुरमीत सिंह। तो अगर आप लोगों से सवाल पूछा जाएगा क्रम वाइज बताइए, तो पहला कौन था? सुरजीत सिंह बरनाला। दूसरा कौन था? सूरदर्शन अग्रवाल था। तीसरा कौन था? बीएल जोशी। चौथा मार्गरेट अल्वा, जो एक महिला, ठीक है। पांचवा बताइए, शाबाश, पांचवा कुरैशी, पांचवा कुरैशी। छठा, छठा बताइए, के पॉल, शाबाश, के पॉल। अच्छा, सातवां बताइए, रानी, बेबी रानी, ठीक है दोस्तों। तो याद हो गया, शाबाश। पहला सुरजीत सिंह बरनाला, दूसरा सुरदर्शन अग्रवाल, तीसरा बीएल जोशी, चौथा मार्गरेट अल्वा, पांचवा कुरैशी, छठा के पॉल, ठीक है, सातवां रानी, आठवां गुरमीत सिंह। शाबाश, आप लोगों ने याद कर लिया, ठीक है। आपको ये याद रखना ही पड़ेगा, तो कभी कभी ऐसे सवाल बनते ही हैं। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो ये शहरी की बात हो रही है, तो 74वां होगा, क्योंकि 73वां के तहत तो हमने स्थानीय दिया था, मतलब ग्राम पंचायत वाला, ठीक है। तो 74वां संविधान संशोधन 1993 में, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डीडी पंत जी, ठीक है, याद रखिएगा। और 1979 में इसकी स्थापना, ठीक है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये प्रश्न तो आपको आना ही चाहिए, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंद्रमणि बड़ौनी जी, ठीक है। और इसे पर्वतीय गांधी भी कहते हैं, ठीक है, उत्तराखंड के गांधी के साथ साथ। और इनका जन्म आपको याद रखना है, बड़ौनी जी का जन्म 24 दिसंबर, ठीक है, 24 दिसंबर 1925 में इनका जन्म होता है। और याद रखना है कि इनका जन्म कहाँ होता है? अखोरी गांव, ठीक है, अखोरी गांव टिहरी गढ़वाल में है, याद रखेंगे, कहाँ है? टिहरी गढ़वाल में। और इनका निधन भी आप लोगों को पूछा जा सकता है। तो 18 अगस्त
18 अगस्त 1999 में, ठीक है। और इन्होंने जब 1994 में उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए और आरक्षण के संबंधी में भी टिहरी गढ़वाल पौड़ी गढ़वाल में कई दिन भूख हड़ताल भी किया था, ठीक है। इनके बारे में बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन एक चीज़ बता देता हूँ, 24 दिसंबर इन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में उत्तराखंड में दोस्तों लोक संस्कृति दिवस मनाई जाती है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, लोक संस्कृति दिवस कब मनाया जाता है उत्तराखंड में? तो 24 दिसंबर को, ठीक है। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। और एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, 24 दिसंबर को ही राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस भी मनाई जाती है। क्या मनाई जाती है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस भी। इसे भी महत्वपूर्ण है, इसे भी आपको याद रखना है। ये प्रश्न भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उसने पूर्ण कर ली है तो 18 वर्ष, 21 वर्ष, 30 वर्ष। तो यहाँ पर याद रखना है 21 वर्ष पूरी कर ली है तो वो चुनाव लड़ सकता है। अगला प्रश्न, संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण संस्थानों में प्रवेश 27% का आरक्षण दिया गया है? तो ये है, आपको याद रखना है। सबसे पहले 93वें संविधान संशोधन के तहत, वहीं आर्टिकल 15 के 4 तो 16 के 4 और 5 में आरक्षण से संबंधित प्रावधान है, ठीक है। अगला, राज्यपाल को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो ये दिलाता कौन है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। तो वही आपको याद रखना है कि राज्यपाल का उल्लेख किस में है? तो आर्टिकल 153 में दोस्तों, एक या एक से अधिक या दो से अधिक, याद रखना है, एक या एक से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल या फिर दो राज्यों के लिए एक राज्यपाल होने का प्रावधान यहाँ पर दिया गया है। और आर्टिकल 155 के तहत, आर्टिकल 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ही उस पोस्ट पर बना रहेगा, ठीक है। ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो आगे बढ़ूँ मैं, तो अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य ने सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्थान की स्थापना की? तो सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्थान की स्थापना आपका महाराष्ट्र ने किया था, ठीक है। तो लगभग 1971 के आसपास महाराष्ट्र ने लोकायुक्त संस्थान की स्थापना की थी। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से किस आयोग समिति ने स्थानीय संस्था संस्था जिसे आप ओम्बुड्समैन कहते हैं, ओम्बुड्समैन बनाने का सुझाव दिया था? तो ये द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था। अब कई बार सवाल बनेगा कि बताइए ओम्बुड्समैन क्या है एक, ठीक है। सबसे पहले तो आपको याद रखना है, स्वीडन देश से निकला है। किस देश से निकला है? स्वीडन देश ने सबसे पहले इसे अपनाया था। आप कह सकते हो कि एक प्रशासनिक और जन प्रतिनिधियों के जो कार्यकलाप पर निगरानी रखने वाली संस्था होती है उसे ही ओम्बुड्समैन कहते हैं, ठीक है। और उनके खिलाफ जनता द्वारा दर्ज शिकायतें की जाने वाली कह सकते हो, ठीक। तो ओवरऑल याद रखिएगा कि प्रशासनिक कार्यविधियों में, ठीक है, कार्यकलापों में निगरानी रखने वाली एक क्या है? संस्था है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति भारत में पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? तो एल.एम. सिंघवी तो थी दोस्तों, अशोक मेहता बिल्कुल, सादिक अली समिति बिल्कुल थी दोस्तों, दिनेश गोस्वामी समिति नहीं थी। तो दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? चुनावी सुधार से है दोस्तों, चुनावी सुधार से। अब आप कहोगे सर ये सादिक अली समिति कब बनी थी, ठीक है। तो याद रखना है आपको, राजस्थान गवर्नमेंट के समय, सॉरी राजस्थान, ठीक है, राजस्थान आपको याद रखना है, ठीक। पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु सुझाव देने के लिए राजस्थान सरकार ने इसे गठित किया था, सादिक अली समिति ने, ठीक है। और ये समिति गठित हुई थी 1964 में, ठीक है, 1964 में सादिक अली समिति। और एल.एम. सिंघवी कब गठित हुई थी दोस्तों? 1986 में, शाबाश। और अशोक मेहता समिति 1977 में। तो याद हो गया आप लोगों को सभी। याद रखना, सादिक सादिक अली समिति का संबंध किससे? पंचायती राज से संबंधित ही है, ठीक है। और दिनेश गोस्वामी समिति मैंने आपको बता दिया चुनाव सुधार से। तो हमने एल.एम. सिंघवी को देख लिया। अगले पर हम जाते हैं।
संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में, जिनमें गैर सरकारी एवं गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित है, अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान करती है? तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा आपको कि 15 के 5 और आपको 16 में भी मिलेगा ये, ठीक है। अगले में देखते हैं। तो ओवरऑल आपको 15 के 5 याद रखना है। 86वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष से लागू किया गया था? तो 2010 से लागू किया गया था। लेकिन हुआ कब था 86वां संविधान संशोधन? 2002 में, ठीक है, लागू 2010 से। और शिक्षा अब आपका मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 21 के ए में है। पहले ये राज्य के अंतर्गत, राज्य नीति निदेशक के अंतर्गत हुआ करता था, आर्टिकल 45 में, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। 1962 के चीन युद्ध से पूर्व उत्तराखंड की किस जनजाति से तिब्बत के साथ व्यापारिक संबंध थे? तो जब 1962 में चीन के साथ युद्ध हुआ तो उसके बाद दोस्तों आपका भूटिया जनजाति, ठीक है, तो इनका व्यापार वहाँ क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। अगला प्रश्न है, तो गढ़ देश सेवा संघ का गठन किसने किया था? तो श्रीदेव सुमन जी ने, ठीक है। और जिसे आप हिमालय संघ भी कहते हैं या हिमालय सेवा संघ भी कहते हैं, गठित होती है आप लोगों की कब? 1938 में। और क्यों? रीजन, उद्देश्य क्या था? पृथक राज्य हेतु निर्माण। याद रखना, पृथक राज्य के लिए यह संघ बनाया गया था, ठीक है। महत्वपूर्ण भूमिका श्रीदेव सुमन जी का। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की साक्षरता दर कितनी प्रतिशत है? तो यहाँ पर सच कहूँ तो आप लोगों को एक चीज़ याद रखना है, क्या यहाँ पर ये प्रश्न, यहाँ पर जो पॉइंट दिए गए हैं ये आपके सारे के सारे सही है? बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको करीब करीब जाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, उत्तराखंड की साक्षरता दर तो देखा जाए तो 78, ठीक है, 78.82% है। तो यहाँ पर इसके इर्द गिर्द कहाँ पर जा रहे हैं दोस्तों ये? तो ये आपका आसपास जा रहा है, ठीक है, इसे सही मानेंगे आप, ठीक। तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी, पर्वत चोटी है? तो यहाँ पर सबसे ऊंची पर्वत चोटी बताइए, वो उत्तराखंड की नंदा देवी। कौन सी देवी? नंदा देवी, ठीक है। बताइए नंदा देवी की ऊंचाई कितनी है भाई? शाबाश, आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया। तो 7,817 मीटर, शाबाश, 7,817 मीटर नंदा देवी की ऊंचाई है। वहीं कामेत की ऊंचाई 7,756 मीटर। वहीं त्रिशूल की ऊंचाई पूछी जा सकती है आप लोगों से, 7,120 मीटर, ठीक है दोस्तों। आपको याद है चंगोरी, आई थिंक ये कोई स्थल है, याद रखिएगा, ठीक है। तो हमने देख लिया नंदा देवी, हमने देख लिया कामेत, हमने देख लिया क्या? त्रिशूल, ठीक है। आप लोगों से यह सवाल बन सकता है दोस्तों कि उत्तराखंड के बताइए 4 सबसे ऊंचे पर्वत चोटी का नाम बताइए। सबसे पहले तो आपको याद है नंदा देवी पश्चिम, कितना है? 7,817 मीटर, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड नंबर की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है ये कामेती है, ठीक है। कितना है कामेत का? 7,756 मीटर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप लोगों से पूछी जा सकती है नंदा देवी पूर्वी होगा, इसके बाद कौन सी होगी दोस्तों? नंदा देवी पूर्वी, कितना है? 7,434 मीटर, ठीक है, मतलब 74 34। इसके बाद अभिगामिन है, लेकिन आपको याद रखना सीधे माणा, माना की 72 72, ठीक है, याद रखना 72 72 माना की ऊंचाई है। ये सारे के सारे पर्वत चोटी कहाँ है? चमोली में, ठीक है। 4 के 4 सबसे ऊंचे पर्वत चोटी चमोली में, किसी बात में याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न हम लोग जाते हैं। टिहरी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों पर बनाई गई है? तो इसको बताने की जरूरत मुझे नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित राष्ट्रों में से कौन एक वृक्ष का सबसे अंत में सम्मिलित किया गया राष्ट्र है? तो सबसे अंत समय में कौन सा देश शामिल हुआ था? दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। मैंने इसको कई बार बता दिया, अब आप लोगों को इतने अच्छे से आना चाहिए ना। कब हुआ ये शामिल? 2010, ठीक है। और वृक्ष का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? रूस में, रूस में 2009 में, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और जो नेक्स्ट होना है सम्मेलन वो दक्षिण अफ्रीका में होना है। कितने देश हैं वृक्ष में? तो 5 देश है, ठीक है। तभी तो इसको क्या बोलते हैं? वृक्ष कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब मैं ये 5 देश नहीं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। 2022 का कहाँ हुआ था सम्मेलन? चीन में हुआ था। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन ने किन संस्थानों की स्थापना की? एक आपका किया था IMF का, एक आपका किया था IBRD, ठीक है, जिसे आप विश्व बैंक भी कहते हैं, याद रखेंगे। अगला प्रश्न,
मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो भाई इससे भी मैं इतने बार बता चुका हूँ, यूएनडीपी के द्वारा जारी की जाती है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, आया कब से था या फिर कब इसके प्रादुर्भाव की जाती है? 1990 में। फिर भी बता देता हूँ, इस बार भारत का जो एसडीआई रैंक है 2022 में 132वीं रैंक है। किसी भी हालत में इसको रट दीजिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर हम लोग जाते हैं। निम्नलिखित में से विश्व बैंक की कौन सी संबंध या संस्था विश्व के निर्धनतम राष्ट्रों की गरीबी उन्मूलन को गरीबी हेतु सहायता प्रदान करती है? तो अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ करती है, मतलब आईडीए। कौन करती है? आईडीए। इसे आप क्या कहेंगे? फुल फॉर्म पूछा जा चुका है। इंटरनेशनल, शाबाश लिखेंगे मेरे साथ, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, एसोसिएशन। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, क्या बोला मैंने? इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, आईडीए का फुल फॉर्म। ठीक है, क्योंकि इसे क्या कहते हैं? गरीबों का बैंक कहते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को। और इसकी स्थापना पूछी जा सकती है 24 सितंबर 1960। वेरी गुड, आपको याद था यार पहले से। ठीक है, 24 सितंबर 1960। ठीक है, या उधार ऋण खिड़की भी कहते हैं इसे। या विश्व बैंक का खिड़की किसे कहते हैं? तो आईडीए को। उधार ऋण खिड़की किसे कहते हैं? आईडीए को। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, आईडीए को। इसकी स्थापना 1960 में। अच्छा ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है, आगे 2-3 प्रश्न और आने बाकी हैं। माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि होती है ज्यामितीय क्रम से। अगला प्रश्न है, इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा आप लोगों ने, फिलिप्स वक्र किन के मध्य संबंध को व्यक्त करता है? तो ये मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी। मुद्रास्फीति मतलब महंगाई बढ़ जाना। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा। ठीक है, जैसे ही ब्याज दर कम होगी तो आपका इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, ब्याज दर बढ़ना, इन्फ्लेशन कम होना। बेरोजगारी याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण, निम्नलिखित में से कौन सा ताल उत्तराखंड के रहस्य ताल से नाम से जाना जाता है? तो रहस्य ताल, रूपकुंड, कंकाली ताल, रूपकुंड। ठीक है, चमोली में है यह। राजा यश धवल के कंकाल यहाँ मिले थे, आपको पता होना चाहिए। अगला सेशन का आज का लास्ट प्रश्न हम लोग कहते हैं, कई महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी आपका, कई बार यह प्रश्न पूछा जाता है। उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित खाद्य फसलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाने वाली फसल गेहूं, कौन सी फसल? गेहूं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए तो इतना ही प्रश्न काफ़ी है। फिर वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी, तो वैसे भी बन गई है दोस्तों, क्योंकि हम इतने डिटेल से पढ़ते हैं। अब क्या करें, वीडियो छोटा बनाने की कोशिश करता हूं मैं, बट बनता ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि इन सारे प्रश्नों को हमने बहुत अच्छे से पढ़ना था, इसलिए तो ये वीडियो लंबी हो जाती है। ठीक है, और आप लोग क्या करिएगा, अब जितना भी आप लोगों ने पढ़ रखा है अभी तक, उसको आप रिवीजन करिएगा। घबराना नहीं है, करंट अफेयर पढ़ते रहिए दोस्तों। करंट अफेयर बहुत ज़रूरी है इस बार भी। ठीक है, 2022 का अच्छे से करंट अफेयर जरूर पढ़िएगा। ठीक, साथ साथ में उत्तराखंड में वर्तमान में कौन क्या है, और इसके बाद आपको कंप्यूटर भी, मैंने आपको कल बताया था कि कौन से क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं कंप्यूटर में। ठीक, और प्राचीन इतिहास के 2 टॉपिक, खास करके आप जैन धर्म और बौद्ध धर्म, इसको जरूर पढ़िएगा। एक समुद्रगुप्त से भी जरूर पढ़िएगा। और इसके बाद मध्यकालीन में मैं आपको कई बार पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ कि आपको दिल्ली सल्तनत किस तरीके से पढ़ना है, मुगल किस तरीके से पढ़ना है, विजयनगर, और आपका जो ये इसकी स्थापना कौन करता है। ठीक है, आपको यह याद रखना है। इसके बाद आधुनिक में सबसे इम्पोर्टेंट युद्ध को जरूर पढ़िएगा। जहाँ पर आपको कंफ्यूज होता है, अभी भी समय है, एक कॉपी रखिए। जब आप क्वेश्चनों को हल कर रहे होते हो या फिर टॉपिकों को पढ़ रहे होते हो, तो आपको याद रखना है कि डाउट में जैसे आपको हुआ प्लासी का युद्ध या फिर वानडिवास का युद्ध, नहीं याद हो रहा है तो उसको वहाँ पर लिखिए, उसको याद करिएगा। इसके बाद गांधी युग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है इस बार, लोक सेवा आयोग गांधी युग से सवाल बनाता ही है। इसके बाद पॉलिटिकल में आना है, पॉलिटिकल में मैंने आपको बता दिया, भाग 5 तक आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, भाग 5 तक। हाँ, इसके बाद भाग 6 में राज्य के बारे में दिया गया है, वहाँ पर मैंने आपको बता रखा है, जो इस इन एपिसोडों में मैंने बताया, जब जब विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल, मुख्यमंत्री कब गठित होती है, उसको मैंने बता रखा है, उसको ही याद करना है। ठीक है, इसके बाद हम इकोनॉमिक्स में, मैंने आपको कल बताया था क्या क्या पढ़ना है इकोनॉमिक्स में। ठीक, और इसके बाद आप को थोड़ा
जो अन्य सब्जेक्ट है हिंदी में भी आप क्या करिए, सकर्मक अकर्मक जैसे आपको नहीं आता है तो उसको अच्छे से समझिए, उपवाक्य वाक्य अच्छे से समझिए, पीछे के टॉपिक अच्छे से समझिए। हम बार बार क्या करते हैं कि आगे के टॉपिकों को ही पढ़ते हैं, ठीक है, फिर पीछे तो हम पहुंचते ही नहीं है। तो इस बार थोड़ा सा उल्टा काम करिएगा, पीछे से आगे को आइए, ठीक है, अच्छे से ज़रूर पढ़िएगा। हाँ दोस्तों, फिर मैं कल मिलूंगा आप लोगों से, शाम को भी मिल सकता हूँ, शाम को एक वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दम लगा दीजिए इस 10 दिन में, सब कुछ बंद इस 10 दिन के लिए, ठीक है, सब कुछ, ठीक है दोस्तों। बस आपको 3 घंटे ज़्यादा नहीं सोना है, याद रखिए, 3 घंटे से ज़्यादा नहीं सोना है, ठीक है, बहुत है 3 घंटा, ठीक है। और खाना पीना खाते रहिए, इसका मतलब सब कुछ बंद है, इसका मतलब ये नहीं कि खाना पीना भी नहीं खाना है। ख्याल रखिएगा, बाय।